अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी उस लड़की की कहानी जो अपनी पहचान जानने के लिए ना सिर्फ इस दुनिया से, इस समाज से, बल्कि पूरे सिस्टम से लड़ने के लिए निकल गई। तो क्या एक अदना सी लड़की असंभव सी जान पड़ने वाली ये लड़ाई जीत पाएगी? आइए देखते हैं। क्या हुआ, स्कूल जाने का मन नहीं है आपका? नहीं। क्यों लेकिन? मैं थक गई हूँ। क्यों थक गई हो तुम? माँ, विद्या, विद्या बेटा चले, चल, ये लो, स्माइल। चलो बच्चों, खाना तैयार है। दीदी वैसे आपने आज खाना क्यों बनाया है? क्योंकि मैं ना बहुत जल्द यहाँ से जाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि तुम सबके लिए कुछ स्पेशल बनाऊं। दीदी मुझे पता है, क्योंकि आप जो भी बनाते हो उसमें बहुत स्वाद होता है, क्योंकि आप उसमें अपना प्यार मिलाते हो। आपको पता है आज मैं इतनी खुश क्यों हूँ? आप यकीन नहीं मानोगे, मैं इतने सालों से जिस चीज का सपना देख रही थी वो पूरा होने जा रहा है। आज 18 साल बाद मुझे ये पता चला है कि मेरी माँ जिंदा है और फाइनली मैं उनसे मिलने वाली हूँ। दुनिया के लिए ना मैं भले ही अनाथ हूँ, पर इन्हीं चार दीवारी में मुझे मेरी बहनें मिली और मुझे मेरी माँ मिली। जब मैं यहाँ से जा रही हूँ ना, तो तुम लोग को बहुत मिस करूंगी। पता नहीं कैसे जीऊंगी तुम लोग के बिना। पर दीदी ये तो आपका घर है, आप कहाँ रहोगी और कैसे रहोगी? जब 18 साल के हो जाते हैं ना, तो यहाँ से ना जाना पड़ता है। अब मैं भी 18 साल की हो गई हूँ, पर चिंता मत करो, मुझे ना एक जॉब मिली है, डाटा ऑपरेटर वाली। और गंगा दीदी ने ना मुझे एक अच्छा सा घर भी दिलवाया है, तो तुम लोग ना कभी भी मस्ती करने आ सकते हो। सच्ची? ये विद्या, हम सबको तो पे बहुत नाज है। आज यहाँ मेरा आखिरी दिन है और मेरा दिल अपनी माँ से मिलने के लिए बेचैन हो रहा है। वो रात मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारी और सुबह होते ही इतने सालों तक माला को मिलने आज तक कोई नहीं आया। तुम उसकी क्या लगती हो? वो मेरी माँ है। कैसी है वो? उसके मुंह से तो हमने आज तक एक शब्द नहीं सुना, बस ऐसे ही चुपचाप पड़ी रहती है। अगर वो चुपचाप रहती है तो आपने उसे बंद करके क्यों रखा है? क्योंकि वो कभी कभी ज्वालामुखी की तरह फटती है, और जब वो फटती है ना तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है।
ये रही तुम्हारी माँ। माला, देखो तो तुमसे कौन मिलने आया है। माला, माँ, पता है मैं कौन हूँ? मैं आपकी बेटी हूँ। माँ, पता है मैं आपके लिए क्या लाई हूँ? खीर। मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। थोड़ा सा। माँ, मैं अभी ना आपके पास ही रहूंगी, हमेशा आपका ध्यान रखूंगी। आपको ये कमरे में ना कोई बंद नहीं करेगा। फिर थोड़ी देर में ना रात भी होने वाली है। इंजेक्शन लेकर आओ, जल्दी जल्दी इंजेक्शन लेकर आओ। माला, माला शांत हो जाओ। माला तुमसे कुछ कह रही हूँ मैं। सविता जल्दी आओ, लगाओ इंजेक्शन लगाओ। माला शांत हो जाओ। शांत शांत शांत। माला मना किया था ना तुम्हें, माला से दूर रहो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ नहीं होगा। ये मेरी माँ है और इनके अंदर जो घाव पल रहे हैं ना, मैं उसे अपने प्यार से ठीक करूंगी। भगवान तुम्हारी रक्षा करें।
काकी 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 काकी, आप मेरी माँ के बारे में क्या जानती है? प्लीज बताइए ना मुझे काकी, प्लीज। जब माला यहाँ पर आई तो वो पेट से थी। उसकी तबीयत बहुत खराब रहती थी। दिन में 3-4 बार उसे दौरे पड़ते थे। और उनकी इस हालत का जिम्मेदार कौन था? मेरे ख्याल से वो यहाँ आने से पहले जिस मेंटल इंस्टीट्यूट में थी, वहाँ के किसी स्टाफ ने। जरूर उसी मेंटल इंस्टीट्यूट में उसके साथ कुछ हुआ है। शायद वहाँ के किसी स्टाफ ने। काकी, कोई ऐसा तरीका है जिससे मुझे मेरी माँ के बारे में पक्की जानकारी मिल सके? हर पेशेंट की एक फाइल होती है और वो फाइल वहाँ के एडमिन के पास होती है, और माला की फाइल से तुम्हें उसकी पुख्ता जानकारी मिल सकती है। जब से मैंने माँ का ध्यान रखना शुरू किया, उनकी तबीयत सुधरने लगी। मैं उनका अतीत जानना चाहती थी ताकि मैं माँ को इंसाफ दिला सकूं। कोशिश कर रही हूँ, लेकिन राह में ढेर सारी चुनौतियां हैं और ढेर सारी मुश्किलें। अंकल, अरे बाद में आना। बोला ना, तुझे ऐसे किसी की फाइल नहीं दे सकते। तो सुनिए, तुझे और कुछ काम नहीं है क्या? जा काम कर। माला के कंडीशन में काफी सुधार आ गया है। तो क्या मैं उन्हें घर ले जा सकती हूँ? ऑफ कोर्स। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। माँ, घर चलिए। विद्या, विद्या, ये फाइल। थैंक यू सो मच काकी। मैं चलती हूँ। चलो माँ। आइए माँ। माँ, यहाँ बैठिए आराम से। माँ, मैं अभी आपके लिए पानी लाई।
विद्या, आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ दीदी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ को इंसाफ मिले। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ लोगों ने ना मेरी माँ के साथ जानवरों जैसा सलूक किया। ये सोच के भी ना मेरी रूह कांप जाती है। मेरी माँ के गुनहगार आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। जब तक मैं उन्हें सलाखों के पीछे ना पहुंचा दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। विद्या, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा है? वो मुर्दा नहीं, वो मेरी माँ है। मेरी माँ की बदकिस्मती बस इतनी है कि उनके साथ हुए गुनाहों का जीता जागता सबूत मैं हूँ, और इसलिए ये मेरा फर्ज है जब तक मैं उनके गुनहगार का ना तो उसे पता लगाऊं, बल्कि उसे उसके गुनाहों की सजा भी दिलवाऊं। इसके मुताबिक 2004 में माँ को सेवा सदन एनजीओ के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, और हॉस्पिटल एडमिट करने के बाद 2 महीने बाद उन्हें प्रेग्नेंट पाया, और इस बात पे इंक्वायरी भी बिठाई गई। लेकिन दीदी, इसमें तो आगे की पेज गायब है। मुझे तो लगता है ये उन लोगों की हरकत है जो ये नहीं चाहते कि जमाने के सामने उनके नाम आए। विद्या, हमारी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मुझे लग रहा है सब खत्म हो गया। नहीं दीदी, अभी भी कुछ देर नहीं हुई है। इंसाफ के लिए कभी देर नहीं होती। मैं अपनी माँ को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। मैं कोर्ट जाऊंगी और मांग करूंगी कि सेवा सदन एनजीओ में सारे काम करने वाले मर्दों का डीएनए टेस्ट करवाया जाए, ताकि मुझे मेरी माँ की गुनहगार का पता चल सके। फिर मैं उन्हें उनके जुर्म की सजा दिलवाऊंगी। अक्सर समाज के डर से लोग सच्चाई का साथ नहीं देते हैं और भेड़ चाल का हिस्सा बनना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें लगता है कि उन्हें समाज के कड़वे सवालों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन विद्या ऐसी हरगिज नहीं थी। वो तो अलग मिट्टी की बनी लड़की थी, और जब उसे अपने जन्म की परिस्थितियों के बारे में और अपनी माँ पर हुए अत्याचारों के बारे में पता चला, तो अपने अस्तित्व को लेकर वो शर्मसार नहीं हुई, बल्कि अपनी पीड़ित माँ को इंसाफ दिलाने की उसने ठान ली। और अब विद्या के इरादों की कठिन परीक्षा शुरू होने वाली है। आने वाले समय में किन हालातों का उसे सामना करना पड़ेगा, इसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। विद्या, ये फाइल अर्जेंटली चाहिए। जी सर। आई एम सॉरी वकील साहब, वो क्या है ना, मुझे ऑफिस में देर हो गई। मैं अभी आती हूँ। अभी भी सोच लो, कानूनी लड़ाई बहुत लंबी चलती है। इसमें बहुत एफर्ट, बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है। मैं अपनी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए ना कुछ भी करूँगी सर। आप जल्दी से केस फाइल करने की तैयारी कीजिए। ठीक है, मैं PIL फाइल करता हूँ। तुम्हें जल्दी से अदालत आना होगा। जी मैं चलती हूँ सर। वो क्या है ना, घर में माँ अकेली है, तो मुझे उनको भी देखना है। मैं आपको जल्दी मिलती हूँ। ओके। कहाँ हो तुम? मैं बस अभी रास्ते में ही हूँ। अच्छा जल्दी करो, जैसा बातें ही होंगी। हाँ। ऑटो 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 ऑटो। ऑटो
I'm so sorry. कोई बात नहीं बेटा, बहुत जल्दी में लग रही हैं आप। कहाँ जाना है आपको? वो मुझे कोर्ट जाना है। अरे हम भी वही जा रहे हैं। आइए ना बैठिए, हम आपको ड्रॉप कर देंगे, है ना पापा? हाँ क्यों नहीं। अरे बैठ जाओ बेटा, डरो मत। तुम भी तो मेरी बेटी जैसी ही हो ना। बैठ जाओ। बैठो बैठो। आओ आओ। हाँ थोड़ा इधर आ जाना निधि। हाँ। चलिए। मेरा नाम उदय है और ये है मेरी प्यारी बिटिया निधि। हाय। मैं विद्या। लिफ्ट के लिए थैंक यू। अरे कोई बात नहीं। 1 मिनट पापा, मैं बोलूँगी। दरअसल ना पापा इनसे मौकों पर एकदम फिल्मी डायलॉग मारते हैं कि जैसे जरूरतमंद की मदद करना तो हमारा फर्ज बनता है। बदमाश कहीं। वैसे आप लोग कोर्ट क्यों जा रहे हो? दरअसल मुझे कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए ना कोर्ट में प्रेजेंटेशन बनानी है, बस हम इसीलिए कोर्ट जा रहे हैं। वैसे आप क्यों जा रही हैं कोर्ट? एक मजबूर को इंसाफ दिलाने जा रही हूँ। ये अदालत कुमारी माला सिंह पर हुए अत्याचारों के प्रति संवेदना रखती है, इसलिए साल 2004 में सेवा सदन में काम करने वाले सभी पुरुष कर्मियों के डीएनए करवाने का आदेश देती है। जज साहब जितना सीरियस थे ना, मुझे तो ऐसा लगा कि वो हमारा केस रद्द कर देंगे। देखो दुनिया कुछ उसूलों पे चलती है, जैसे रात कितनी भी काली क्यों ना हो लेकिन सूरज को नहीं रोक सकती, ठीक उसी तरीके से दुनिया की कोई भी ताकत सच और इंसाफ को कभी नहीं दबा सकती। दीदी आपकी यही शब्द तो मेरी ताकत है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, माँ घर में अकेली है। मैं कल आती हूँ। ऑटो। माँ किधर चली गई? माँ, माँ। माँ मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा आपको। कौन था वो? राक्षस। कुछ नहीं होगा माँ, मैं हूँ ना। चलो घर चलो। हाँ शुक्ला जी बोलिए। विद्या, अपने केस के बारे में तुम्हें एक अपडेट देना है। बताइए। सेवा सदन एनजीओ के स्टाफ का डीएनए कलेक्ट किया जा रहा है। मैं तुम्हें अपडेट देता रहूंगा। ठीक है। उन तीनों को लेके आओ, यहाँ खड़े हो जाओ। नाम बताओ। मोहम्मद फैजल। सुनील गुप्ता। उदय यादव। दीदी ये वही लेटर है जो मुझे कल घर पर मिला था। अच्छा, अपनी खुशकिस्मती मान कि तेरी माँ मेरे हाथ में नहीं लगी, वरना तुझे आज उसकी लाश मिलती। अपनी सलामती चाहती हो तो ये केस वापस ले लो। विद्या, अभी भी देर नहीं हुई है। नहीं दीदी, आपने मुझे कभी भी हार मानना नहीं सिखाया, हमेशा लड़ना सिखाया। मैं अपनी माँ को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। मैं ये लड़ाई जारी रखूंगी।
आप लोग? नमस्ते अंकल, आइए ना, आइए। दीदी, आपकी स्टोरी ना पेपर में छपी है और जैसे ही मैंने पेपर पढ़ा ना तो मैंने पापा को बोला कि मुझे दीदी से मिलना है। भी यही सोच रही होगी ना कि कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ गया है मेरा। अब देखो ना, कल ही तुमसे मुलाकात हुई और आज हम आ गए तुम्हारे घर पे। अंकल ऐसे मत बोलिए, अगर कल आप लोग नहीं होते ना तो मैं कोर्ट कैसे पहुंचती। दीदी, ये वही भले लोग हैं जिन्होंने मेरी मदद की। जी नमस्ते। नमस्ते। दीदी वैसे आपकी मम्मी कहाँ है? वो सो रही है। बेटा, तुम्हें कभी भी किसी तरह की जरूरत पड़े ना, मुझसे बेझिझक कहना, ठीक है? श्योर अंकल, वैसे भी मुझे आप जैसे भले लोगों के साथ की बहुत जरूरत है। अरे हाँ, क्यों नहीं, कभी भी बेटा। हाँ शुक्ला जी बोलिए। डीएनए रिपोर्ट आ गई है, तुम्हारे पिताजी के बारे में सब कुछ पता चल गया है। वो अभी तो मुझे ऑफिस जाना है और बहुत अर्जेंट काम है। एक काम कीजिए ना, आप मुझे जल्दी से रिपोर्ट भेज दीजिए, मैं आपसे लंच ब्रेक में मिलती हूँ। ओके। अगर तुम अपनी सलामती चाहती हो तो ये केस वापस ले ले, समझी? मर जाऊंगी लेकिन केस वापस नहीं लूंगी। कौन कहता है हम तुम्हें मारेंगे? हम तुम्हारी वही हालत करेंगे जो हमने तुम्हारी माँ की थी। जब माला यहाँ पर आई तो वो पेट से, मेरे ख्याल से वो यहाँ आने से पहले जिस मेंटल इंस्टीट्यूट में थी वहाँ के किसी स्टाफ ने जरूर उसके साथ ज्यादती की होगी। दीदी, वो कुछ लोग ना क्या हुआ विद्या? तुम इतनी परेशान क्यों हो? आराम से बताओ क्या हुआ? वो कुछ लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे घर तक भी आ गए। तुम कहाँ हो? मुझे बताओ, मैं वहाँ पुलिस लेकर आती हूँ। नहीं, मेरे एक परिचित के घर के यहाँ जा रही हूँ। आप जल्दी से वहीं आ जाओ, मैं आपको पहुँचकर एड्रेस भेजती हूँ। ठीक। सत्य और न्याय की राह बेहद कठिन और पथरीली होती है, और इसके बारे में विद्या को तो पता चल ही गया था, क्योंकि अब बात विद्या और माला की जान पर आ पड़ी। पर कहते हैं ना, इंसान की सहन शक्ति की पहचान कठिन परिस्थितियों में ही होती है, और आने वाला समय विद्या के लिए बहुत बड़ी चुनौती लेकर आने वाला था। तो क्या विद्या जिंदगी के इस इम्तिहान में खरी उतर पाएगी? जो इंसाफ की लड़ाई वो अपनी माँ के लिए लड़ रही थी, क्या उसे अंजाम तक पहुंचा पाएगी? यकीन मानिए, इस कहानी का अंत आप सबकी कल्पना से बड़ी सनसनीखेज साबित होने वाला था।
अरे दीदी हम यहाँ। निधि, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, आइए आइए। माँ चलिए, आइए। दीदी आप इस वक्त यहाँ, मतलब सब ठीक तो है ना? हाँ माँ बैठ। आइए आइए प्लीज बैठिए। किसी ने हम पर हमला किया था और वो हमारा पीछा कर। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ आ गए। वैसे अंकल कब आएंगे? पापा तो काम पे हैं, उनकी कल नाइट ड्यूटी थी ना इसलिए। तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ मैं वो कॉलेज जा रही हूँ। आज एक्चुअली मेरे प्रोजेक्ट सबमिशन का आखिरी डेट है, पर अपना भी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अभी कहीं नहीं जाने वाली। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से कॉलेज आओ। मैंने गंगा दीदी को कॉल कर दिया है, वो बस आती होंगी। आप लोग कुछ लेंगे? थोड़ा पानी मिलेगा क्या? माँ को बहुत प्यास लगी होगी। आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी लेके आती हूँ। काम करती हूँ, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। माँ आप यहाँ बैठो, मैं अभी लेकर आई पानी। इंजेक्शन देनी होगी। पकड़। माँ को रूम में ले चलते हैं। माँ चलिए। अब दीदी मैं कॉलेज जा रही हूँ, मेरी कैब बाहर वेट कर रही है। दीदी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर आपको कुछ भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे कॉल कीजिए, ओके? और हाँ, पापा आते ही होंगे। पापा आ गए। पापा ये देखो ना कौन आया। नमस्ते अंकल। पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ, आप दीदी का ना एकदम अच्छे से ध्यान रखेंगे, ओके? एक मजबूर को इंसाफ दिलाने जा रही हूँ। मुझे आप जैसे भले लोगों के साथ की बहुत जरूरत है। अच्छा अंकल, आप क्या काम करते हैं? मैं एक एनजीओ में हेड अटेंडेंट हूँ, जो मेंटल डिसेबल्ड लोगों का ध्यान रखती है। अच्छा, कौन सा एनजीओ? सेवा सदन। मुझे बहुत खुजली हो रही है ना कि तेरी माँ के साथ किसने ज्यादती की, तो सुन, मैंने की है तुम्हारी माँ के साथ ज्यादती। वो मैं था।
नहीं नहीं, मेरे साथ 2 और भी थे। अब इसको तो किस्मत ही कहेंगे ना कि उस दिन कोर्ट जाते समय तुम मुझसे मिल गई, और अगले दिन जब मैंने तुम्हारे बारे में अखबार में पढ़ा कि तुम अपनी बाप का पता लगाने के मेरे एनजीओ के सारे मेल स्टाफ का डीएनए टेस्ट करवाना चाहता, तो मैं समझ गया कि तू जरूर उस माला की औलाद, और तब से मैं तुम पे सिर्फ नजरें ही नहीं बल्कि तुम्हारी जड़ें खोदनी भी शुरू कर दी थी। मुझे अपने किए का पछतावा है। उन दिनों मेरी संगति अच्छी नहीं थी, मैं नशा भी करता था। मैंने तेरे माँ के साथ गलत किया। उसके कुछ दिनों के बाद निधि पैदा, और मैं निधि से आंखें नहीं मिला पाई, और मैंने अपनी पुरानी जिंदगी से नाता तोड़ लिया। इतनी आसानी से नहीं होते, तुम्हें अपने हर जुर्म का हिसाब चुकाना होगा। मेरा दिमाग खराब मत कर मेरा दिमाग खराब। अपना मुंह बंद रख और चुपचाप अपना केस वापस ले ले। कितना पैसे चाहिए तुझे? कितने पैसे चाहिए? मैं तुझे दूंगा। इससे तू अपनी मां का ध्यान रख सकती है। और अगर मुझे तुम्हारे इस कागज के टुकड़ों में कोई इंटरेस्ट ना हो तो तुम और तुम्हारी मां शायद कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। मुझे मारेगी। अब देख मैं तुझे कैसे परलोक भेजता हूं। तुम मुझे इस पागल के लिए मारना चाहती है? मुझ पे हाथ उठाती है तो? निधि, तुम यहाँ कैसे? इसे मैंने बुलाया है। मेरे वकील ने ना मुझे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भेज दी। जब तुम धमकी दे रहे थे ना, तो वही रिपोर्ट मैंने निधि को भेज दी। और जब उस डीएनए रिपोर्ट में मैंने आपका नाम देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरे पापा ऐसी घिनौनी हरकत कर सकते हैं। इसलिए मैं फौरन चली आई ताकि मैं आपका असली रूप देख सकूं। निधि, ये सब इस लड़की की साजिश है। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। इंसान नहीं है पापा, आप जानवर हैं, जानवर। नफरत करती हूँ मैं आपसे। एक टाइम पे मैं आपको अपना सब कुछ मानती थी। अभी आपको देखते ही मुझे इतनी घिन आती है ना। I love you, बेटा। I love you.
विद्या, विद्या वो कहाँ है? तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। जब पुलिस ने एनजीओ के लोगों का स्टेटमेंट लिया तो पता चला कि उदय के 2 साथी भी उस गुनाह में शामिल थे। अब वे पुलिस की हिरासत में। दीदी मैं कॉलेज जा रही हूँ। दीदी 1 मिनट। तुम कभी मत सोचना कि तुम अकेली हो। हम सब है तुम्हारे साथ, तुम्हारा परिवार। और मैं भी। माला के साथ दुष्कर्म करते वक्त उदय और उसके साथियों ने यह कभी नहीं सोचा था कि उनके पाप एक दिन उन्हीं को डस लेंगे। उदय ने शर्मिंदगी में आकर अपनी जान दे दी। वहीं दूसरी तरफ फैजल और सुनील अब पुलिस के गिरफ्त में हैं और उन पर कानून के विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे अदालत में विचाराधीन। कहते हैं इंसान के कर्म उस बीज की तरह होते हैं जो वो अपनी तकदीर के जमीन पर बोता है। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है। उसे अपनी नैतिकता के तराजू में तौल लेना चाहिए। जाने अनजाने में यह भी देखना चाहिए कि हम किसी को दुख ना दे, तकलीफ ना पहुंचाए। इसी विचार के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना। जय हिंद।